हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे द रेडिकल क्लासेस में। और आज हम टॉपिक कर रहे हैं साइंस का अपना। जैसे अपनी कंपटीशन की क्लासेस चल रही थी साइंस की, जिसमें हमने पढ़ रहे थे बायोलॉजी का एक टॉपिक। बहुत सारे सिस्टम्स हमने पढ़ लिए थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि सारे सिस्टम की मैराथन क्लास स्टार्ट कर रखी थी हमने परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया था, हमने श्वसन तंत्र पढ़ लिया था। ऐसे श्वसन जो अपने सिस्टम हमारी बॉडी के, उन सब की क्या कर ली थी हमने, मैराथन क्लास ले ली थी। उन्हीं सिस्टम्स के अंदर एक और सिस्टम आता है अपना, जिसका नाम आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और ये बनता कैसे है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हमें करना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बनता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसलिए हमें ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक ना दो क्वेश्चन बनते हैं। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोलते हैं प्रजनन तंत्र। और प्रजनन तंत्र का मतलब क्या होता है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है रिप्रोडक्शन। यानी एक होता है आपका उत्पादन करना और एक होता है जनन करना। दोनों में डिफरेंस होता है, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है रिप्रोडक्शन। देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा हम देखेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो जनन होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, और एक होता है उत्पादन करना यानी प्रोडक्शन करना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस यही है। अगर ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आधी चीज़, आधा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। आधा क्या, पूरा ही समझ में आ जाएगा। देखो एक होता है किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना और एक होता है किसी चीज़ को रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोड्यूस करना, और एक होता है प्रोड्यूस करना। सपोज दैट आप मार्केट में गए पेन खरीदने, ठीक है। अब उस पेन को बनाने वाली जो मशीन है, क्या वो पेन थी? नहीं थी। आप साबुन खरीदने गए, साबुन को बनाने वाली मशीन थी, वो क्या साबुन थी? नहीं थी। तो कहने का मतलब ऐसी मशीनें जो अपने समान प्रोडक्ट नहीं बनाती है, दैट मीन्स वो क्या है, क्या कर रही है, वो उत्पादन कर रही है। यानी अगर बनाने वाली चीज़ें हैं वो उत्पाद से डिफरेंट हो, दैट मीन्स क्या होगा, वो उत्पादन होगा। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, जैसे पेन बनाने वाली मशीन क्या होती है, सेम नहीं होती किसके, पेन के। तो वैसा ही वहाँ पे क्या हो रहा है, उस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमने एक दिन में 50,000 पेंसिल का क्या किया, प्रोडक्शन किया, प्रोड्यूस की हमने इतनी पेंसिल्स, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा वर्ड आप यूज में लोगे, उत्पादन लोगे। कहने का मतलब जहाँ पे जन्म देने वाले और जो क्या है जन्म लेने वाले, उन दोनों की जो कैटेगरी है वो सेम नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्शन नहीं होगी, क्या हो रहा है, सॉरी प्रोडक्शन हो रहा है, न कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब दूसरी बात आती है अपनी रिप्रोडक्शन की, रिप्रजनन। री का मतलब होता है पुनः, री का मतलब क्या होता है, पुनः है या दोबारा। और प्रोडक्शन का मतलब आप समझ रही हैं। अब देखो रिप्रोडक्शन का मतलब ये हो गया, इसमें जो बनाने वाली जो क्या है आपकी यूनिट है और जो पैदा होने वाली जो यूनिट है, वो दोनों क्या होंगी, कैरेक्टर में सेम होंगी। यानी कि अगर कोई आदमी है वो अपने समान संतति पैदा करेगा तो वो आदमी ही पैदा करेगा, न कि कोई जानवर पैदा करेगा। अरे ऐसा आपने देखा है कभी कि कोई आदमी है ना और किसको सुअर को जन्म दे रहा, नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि वो अपने समान क्या देता है, संतति पैदा करता है। दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। पुनः है आदमी से क्या बन रहा है, आदमी ही बन रहा है। पुनः है जानवर से जानवर ही बन रहा है, पुनः बंदर से बंदर ही बन रहा है। मतलब पुनः है जहाँ पे वर्ड आ जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जीव अपने समान संतति को क्या कहते हैं, जन्म देते हैं, अपनी समान संतति का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका जनन हो जाएगा। समझ में आई पूरी बात। तो जनन हो गया आपका क्या, कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब देखो ये रिप्रोडक्शन आपका दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, एक आपका होता है लैंगिक रिप्रोडक्शन, एक होता है अलैंगिक रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, आई होप आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ये सारी चीजें। तो अलैंगिक का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो आपका लैंगिक होता है उसका मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ रहे? तो देखो लैंगिक एंड अलैंगिक मतलब सेक्सुअल एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये दो टाइप के क्या होते हैं, जनन होते हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर। देखो क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अलैंगिक जनन की, तो इसमें एक वर्ड आपको याद दिख रहा होगा, अलैंगिक। अलैंगिक का मतलब होता है एसेक्सुअल, मतलब इसके अंदर कौन सी प्रोसेस प्रोसीड नहीं होगी,
सेक्स प्रोसेस प्रोसीड नहीं होगी। और आपको जहाँ तक याद है कि सेक्स प्रोसेस प्रोसीड करने के लिए हमें दो जीव की ज़रूरत होती है ना। दो जीवों के बीच में क्या होती है, इंटरेक्शंस होती हैं, उनके द्वारा ही क्या हो सकती है, सेक्स प्रोसेस प्रोसीड हो सकती है। तो यहाँ पे सेक्स प्रोसेस प्रोसीड नहीं हो रही, कौन से रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में सेक्सुअल प्रोसेस प्रोसीड नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं होगा, दो जीव नहीं होंगे, और दो जीव नहीं होंगे तो आप इसकी सीधी सी डेफिनेशन दे देंगे कि ऐसा जनन जिसमें मात्र और मात्र केवल एक जीव भाग लेता है, यानी एक जीव भाग लेने वाले जनन को क्या बोलेंगे, एक जीव भाग लेता है किसमें, रिप्रोडक्शन में, कौन सी प्रोसेस के अंदर, अलैंगिक जनन की प्रोसेस के अंदर। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या दोगे कि एक जीव से दूसरे जीव की तो उत्पत्ति होती है, लेकिन उसमें होने वाली जो प्रक्रिया है उसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आलू बोते हो तो उसके साथ उसकी वाइफ को नहीं बोते, है ना, अरे नहीं बोते ना, आलू के साथ आलू ही नहीं बोते हो क्या, भिंडी के साथ भिंडा बोते हो क्या, नहीं बोते। तो इसका मतलब वहां पे कौन सा हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे क्या हो रही है, ओनली अलैंगिक जनन की प्रक्रिया हो रही है। जैसे आपने पढ़ा होगा अमीबा के अंदर क्या होता है, एक उसी की जीव होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। पैरामीशिया होता है, उसके अंदर अलैंगिक जनन होता है। जैसे आप घर पे गए, है ना, किसी नर्सरी के अंदर, बाग के अंदर गए और वहां पे क्या लग रहे हैं, पेड़ पौधे लग रहे हैं, तो उनकी जो कलियां हैं उनसे भी नए पेड़ बने जा रहे हैं, तो वहां पे अलैंगिक जनन है। तो और आपने देखा हुआ हाइड्रा के अंदर अलैंगिक जनन होता है, शैवाल के अंदर अलैंगिक जनन होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं किसके, अलैंगिक जनन के, जिसके अंदर क्या होता है, केवल और केवल एक ही जीव भाग लेता है, चाहे वो नर होता है चाहे वो मादा होती है। ठीक है, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि नर भाग ले रहा है या फिर मादा भाग ले रहा है, लेकिन एक ही जीव क्या लेता है, वहां पे पार्टिसिपेट करता है इन द रिप्रोडक्टिव जो आपकी प्रोसेस होती है जनन क्रिया के अंदर। ओनली ऑन वन जो आपका क्या है, बायोक्यूल है, वो क्या लेता है, पार्टिसिपेट करता है, एक जीव ही इसमें क्या करता है, भाग लेता है। आगे हम देखते हैं लैंगिक जनन की बात करें, हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसके अंदर क्या होती है, सेक्सुअल, आपको नाम से दिख रहा होगा लैंगिक सेक्सुअल, इसके अंदर कौन सी प्रोसेस प्रोसीड होती है, इसमें सेक्स प्रोसेस प्रोसीड होती है। दैट मीन्स हमें पता है कि सेक्स प्रोसेस तभी प्रोसीड हो सकती है जब क्या हो, दो जीव क्या ले पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पे क्या होंगे, दो जीव भाग लेंगे, कौन सी प्रोसेस के अंदर, आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस के अंदर। कितने जीव भाग लेते हैं, दो जीव भाग लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या दोगे कि जनन की ऐसी प्रक्रिया या जनन का ऐसा भाग जिसके अंदर नर और मादा दो जीव भाग लेते हैं, किसमें, जनन क्रिया के अंदर दो लोग क्या लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, दो लोग भाग लेते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं, ऐसे जनन को हम बोलते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की डेफिनेशन आप एक बार मेरे को बताओगे, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन पार्टिसिपेट टू बायोमोलिक्यूल्स एंड वन इज द मेल पार्टिसिपेंट एंड सेकंड इज फीमेल पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पे दो पार्टिसिपेंट होंगे, कौन से, एक तो आपका होगा मेल एंड दूसरा होगा आपका फीमेल। तो यहाँ से तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, अलैंगिक जनन से इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बस एग्जांपल याद रख लेंगे इसके, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशिया हो गया, हाइड्रा हो गया, शैवाल हो गए, है ना, कायिक जनन हो गया, ये सारे अलैंगिक जनन के क्या है, भाग है। तो वो उसके आपको कंपटीशन में बस एग्जाम्पल देके पूछ सकता है कि हाइड्रा में कौन सा जनन होता है, पैरामीशिया में कौन सा जनन हो सकता है, ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं यहाँ से। तो अब अलैंगिक जनन के बारे में तो इतना ही याद रखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कहाँ से, यहाँ से। तो आपका जो लैंगिक जनन होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन आता है, और वहाँ से भी कहाँ से क्वेश्चन आएगा, मेमल से क्वेश्चन आएगा। मेमल जानते हो, स्तनधारियों से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि स्तनधारी सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, लैंगिक जनन में एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब देखो दो जीव भाग लेंगे, मेल लेगा और फीमेल लेगा। अब देखो मेल के अंदर मेल के कुछ ऑर्गन इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और फीमेल के कुछ ऑर्गन इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और इन ऑर्गन्स का जो ग्रुप है, इन ऑर्गन्स का जो ग्रुप है वही क्या कहलाता है बेटा, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। मैंने आपको बताया था द ग्रुप ऑफ बॉडी ऑर्गन इज नोन एज, क्या कहलाता है, सिस्टम, है ना। द ग्रुप ऑफ बॉडी ऑर्गन इज नोन एज सिस्टम। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले ऑर्गन के ग्रुप को क्या बोल देंगे हम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल देंगे, प्रजनन तंत्र बोल देंगे। इज दैट क्लियर। हाँ, तो हमें क्या पढ़ना है, आप देखो मेल ऑर्गन पढ़ने हैं, फीमेल ऑर्गन पढ़ने, कौन से ऑर्गन पढ़ रहे हैं जो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रोडक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आप क्या बोल देंगे, द ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कंबाइंडली नोन एज
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर जनन अंग और मादा जनन अंगों के समूह के जो अध्ययन है या समूह का उसका जो समूह है, उन अंगों का समूह है, उसको बोलते हैं हम प्रजनन तंत्र। जो कौन सी प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं, आपकी प्रजनन की क्रिया को क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, प्रक्रिया को पूरी करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अलग से मेल ऑर्गन पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं। चलो देखते हैं आगे। देखो हेडिंग लगाएंगे आप, हमने दो देख लिए थे ना, लैंगिक और अलैंगिक, दोनों को समझ में आ गया होगा आपको। इसका एग्जांपल आप लिख देंगे, कुत्ता बिल्ली जो भी स्तनधारी जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, लैंगिक जनन के ही उदाहरण है, मानव है जिससे आपका। आगे हम देखते हैं, सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी की ही बात कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। और अब ह्यूमन बॉडी का अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ जाओगे तो पूरे मैमल्स का उसके अंदर क्या हो जाएगा, काउंट डाउन हो जाएगा। इसलिए हमें फोकस ज़्यादा किस पे करना है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे फोकस करना है। तो आगे देखते हैं। देखो हमें पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र, देखो मानव जनन तंत्र के अंदर हमने अभी देखा कि लैंगिक जनन होता है, दैट मीन्स वहां पे नर भी मेल भी पार्टिसिपेट करेगा और फीमेल भी पार्टिसिपेट करेगा। हमें इसलिए क्या पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं नर जनन अंग। सेकंड हमें पढ़ना है कौन सा, मादा जनन अंग। ठीक है, नर का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा अपना क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब देखो नर जननांग कौन कौन से होते हैं, मादा जननांग कौन से होते हैं, इनके बारे में ब्रीफली पढ़ना है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या बना देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ वो सारी चीज़ें, उसके बाद हम डायग्राम से समझेंगे कैसे प्रोसेस होती है, कैसे क्या आपकी क्या होते हैं, नर जननांग कैसे काम करते हैं और मादा जननांग कैसे काम करते हैं। तो जो नर जननांग में जो होता है, सबसे पहले होता है आपका टेस्टिस, जिसको आप वर्सन बोलते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी एक जोड़ी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, दूसरा आपका होती है शुक्र वाहिनी, वे से डिफरेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तीसरा अपना होता है जो आपका क्या होता है, सीसन होता है, उसको बोलते हैं पेनिस। ठीक है, 3 होते हैं मुख्य, और इसके अंदर एक ग्रंथि है जो आपकी कौन सी है, वर्सन ग्रंथि, और साथ में एक और ग्रंथि आप याद रख लेंगे जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इनका काम क्या क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ लेंगे। पहले आप आगे देखेंगे मादा जननांग के अंदर, तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहला अपना होता है ओवेरी, यानी अंडाशय। कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक जोड़ी होती है। ठीक है, दूसरा अपना होता है, वहां पे शुक्र वाहिनी थी, यहां पे अंड वाहिनी होगी, इनको बोलते हैं इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब। तीसरा अपना वहां पे सीसन था, यहां पे क्या होगी, योनि, इसको बोलते हैं वेजाइना। एक एडिशनल ऑर्गन होता है किसके अंदर, फीमेल के अंदर, जो क्या करता है, आफ्टर रिप्रोडक्शन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या किसको, बच्चे को क्या करता है, पूरा डेवलपमेंट करता है, उसको बोलते हैं फिटस, गर्भाशय। आम भाषा में उसको बोलते हैं बच्चादानी। तो गर्भाशय होता है यूट्रस, फिटस नहीं। ठीक, तो ये क्या होते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये क्या होते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो इन सारे ऑर्गन्स का जो ग्रुप है वही क्या कहलाता है, आपका मानव जनन तंत्र कहलाता है। इन ऑर्गन्स के विदाउट आप क्या नहीं कर सकते, इन ऑर्गन्स के बिना आप क्या नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करवा सकते। जल्दी से आप इसको नोट डाउन करेंगे, इतनी देर में मार्कर में साइड डाल लेता हूँ। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हमने पढ़ा था कि फीमेल और मेल 2 क्या होते हैं आपके ऑर्गन होते हैं, जिसमें हमने पढ़ना है मेल ऑर्गन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम पढ़ रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हिंदी में इसको बोला जाता है नर जनन अंग।
अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, कौन कौन से आपके मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और कौन से ऑर्गन का क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले अपना क्या होता है, टेस्टिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्सन, टेस्टिस। दूसरा अपना क्या होता है, आपकी शुक्रवाहिनियाँ, वेस डिफरेंस। तीसरी अपनी होती है आपकी पेनिस यानी आपका सीसन। और एक ग्लैंड की अगर हम बात करें तो वर्सन भी आपकी क्या है, जनन ग्रंथि है, उसके साथ में एक सहायक ग्रंथि और होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके नर जननांग होते हैं जो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जनन क्रिया के अंदर या आपके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपके मेल बॉडी ऑर्गन है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? अब इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे कैसे इसका फंक्शन होता है। एक बार इनकी संख्या देख लेते हैं। टेस्टिस आपके 2 होते हैं, यानी एक जोड़ी होते हैं। 1 पेयर क्या होती है आपकी, टेस्टिस होती है। 2 ही क्या होती हैं, शुक्रवाहिनियां होती हैं, यानी एक जोड़ी होती है, एक पेयर होता है। तीसरा आपका ये पेनिस होता है 1 और प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं 2। इज दैट क्लियर? तो ये अपनी क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनमें जो नंबर्स होते हैं, कौन से ऑर्गन का कितना नंबर होता है, वो सारी चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है। तो ये आपकी 2 क्या आती है, मूत्रवाहिनी आती है, यूरेथ्रास जाती हैं, मूत्रवाहिनी। ठीक है, और ये आपके 2 क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। ठीक है, और इस टेस्टिस के चारों तरफ एक लेयर होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एसएससी के अंदर। इस लेयर को बोलते हैं एपिडोमिस लेयर। इस लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडोमिस परत बोलते हैं, जो टेस्टिस के चारों तरफ पाई जाती है। अब देखो इस टेस्टिस 2 हो गए आपके, आउट ऑफ बॉडी होते हैं। क्या होते हैं ये, आउट ऑफ बॉडी होते हैं। जितना भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो आउट ऑफ बॉडी होता है, शरीर से बाहर होते हैं। क्यों होते हैं, इसका रीजन हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेस्टिस होते हैं ये 2। ठीक है, ये टेस्टिस होते हैं 2। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये कैसे फंक्शनेट करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। देखो टेस्टिस का काम क्या होता है। वर्सन आपकी ग्रंथि है, एक ग्रंथि है, और ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसलिए वो किसका फॉर्मेशन करेगी, हार्मोन का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी, हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। यानी कि टेस्टिस से वो क्या निकालेगी, आपका हार्मोन निकालेगी, इसलिए ये कौन सी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो हार्मोन कौन सा निकालती है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कौन से ग्लैंड के द्वारा, आपकी वर्सन ग्रंथि द्वारा, जो एक प्रकार की आपकी जनन ग्रंथि है। अब देखो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये शुक्राणु निर्माण में क्या करता है, हेल्प करता है। अब ये शुक्राणु क्या होते हैं ये हम थोड़ा सा देखते हैं। शुक्राणु बेटा एक प्रकार की कोशिका है। क्या है, शुक्राणु आपकी एक जनन कोशिका है, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम रफली बना के दिखा देता हूँ। ये आपका क्या होता है, शुक्राणु होता है। यहाँ पे इसका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये इसके अंदर क्या होता है, इसका केंद्रक होता है। और ये इसकी क्या होती है, टेल होती है। ये इसकी टेल होती है, इसको हेड बोलते हैं। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, आपका इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। और ये इसका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एम्प्टी होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर आप देख लेंगे। शुक्राणु की जो टेल होती है वो सीलिया पार्ट की बनी होती है। कोशिका जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सीलिया एंड फ्लैजिला 2 पार्ट बताए थे आपको। तो सीलिया एंड फ्लैजिला की बनी होती है, जो इसको क्या करती है, गति प्रदान करती है। किसको, शुक्राणु को। तो शुक्राणु के 2 पार्ट हो गए। अब एक तो बॉडी पार्ट हो गया 20 वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझ लेंगे आप। एक होता है टेल पार्ट, एक होता है हेड पार्ट। हेड पार्ट भी इसका न्यूक्लियस होता है और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं, आपके वर्सन के द्वारा निर्मित होते हैं।
आपकी वर्षण ग्रंथि द्वारा ये बनाए जाते हैं, फॉर्मेट होते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखो शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणु एक प्रकार के लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। डिजोल्व नहीं बोल सकते, मतलब उस लिक्विड के अंदर भरे होते हैं और उस लिक्विड को बोला जाता है वीर्य। क्या बोलते हैं? सीमेन, और इसको बोलते हैं वीर्य। ठीक है, अब इस वीर्य के अंदर क्या होंगे? शुक्राणु होंगे। और ये वीर्य किसके द्वारा फॉर्मेट होता है, किसके द्वारा फॉर्मिंग होती है इसकी? तो आप बता देंगे टेस्टिस के द्वारा फॉर्मिंग होती है। कौन हेल्प करता है? आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसका क्या करता है? हेल्प करता है इसको बनाने के अंदर। आप देखो आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब देखो ये वीर्य होता है ना, एक बार अगर क्या होती है, सेक्स प्रोसेस होती है, एक बार अगर सेक्स प्रोसेस होती है तो एक बार में 5 से 7 ml वीर्य बनता है। कितना? एक बार में 5 से 7 ml वीर्य का क्या होता है? सिक्रेशन होता है, वीर्य पास आउट होता है। और उसके अंदर 10 लाख क्या होते हैं, 1 लाख से लेके 10 लाख तक क्या होते हैं? आपके शुक्राणु होते हैं। एक बार में 5 से 7 ml वीर्य का क्या होता है? सिक्रेट आउट होता है, सिक्रेशन होता है। और उसके अंदर 1 लाख से 10 लाख तक क्या होते हैं? आपके शुक्राणु होते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि एक टाइम में एक आदमी 10 लाख बच्चों को जन्म दे दे, है ना। उसमें उन शुक्राणुओं के अंदर क्या होता है? किसी के पूंछ नहीं होती तो गति नहीं कर सकते, किसी के अंदर सिर नहीं होता, किसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, किसी के अंदर न्यूक्लियस पेरिफ्रेन नहीं होता। तो उसमें से 70% तो वैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बचे हुए 30% ही किसके लिए एलिजिबल होते हैं? आपके फर्टिलाइजेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। उसमें भी 1 या 2 शुक्राणुओं का क्या होता है? फाइनली क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है। वो आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बाद में। इतना आप समझ लेंगे एक बार में कितना होता है? 5 से 7 ml वीर्य निकलता है। उसके अंदर 1 से 10 लाख तक क्या होते हैं? आपके शुक्राणु प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म बोलते हैं शुक्राणु को इंग्लिश में। तो आपको ये पूछ ले ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो भी आपका क्या होगा? शुक्राणु होगा। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है वो थोड़ी देर में पढ़ लेंगे हम। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की, वो थोड़ी देर के अंदर पढ़ लेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है वर्षण के द्वारा। शुक्राणु का निर्माण होता है किसके द्वारा? वर्षण के द्वारा। उसके बाद में ये शुक्राणु की क्या होगी? स्ट्रक्चर हो गई। एक बार में इतना वीर्य निकलता है। वीर्य क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में 1 लाख से लेके 10 लाख तक शुक्राणु प्रेजेंट होते हैं 5 से 7 ml वीर्य के अंदर। समझ में आ गई इतनी बात? आगे देखो ये शुक्राणु है, ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको। इस शुक्राणु का न्यूक्लियस ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन करवाता है। इस शुक्राणु का जो ये दिख रहा ना आपको हेड वाला पार्ट, ये ही क्या करवाता है? आपका फर्टिलाइजेशन करवाता है। जनन में एक सहायक होता है इसका क्या? हेड पार्ट यानी इसका केंद्रक। अब बताओ मुख्य क्या हो गया इसमें? शुक्राणु। अगर जनन करवाना तो मुख्य क्या हो गया? शुक्राणु। कौन कर रहा है? वर्षण। इसलिए नर के अंदर मुख्य जनन अंग कौन सा होता है? ये आपका क्या होता है? वर्षण होता है। इज दैट क्लियर? तो आप याद रखेंगे कि मुख्य नर जनन अंग कौन सा है? वर्षण हो जाएगा, टेस्टिस से हो जाएगा। अब देखो शरीर से बाहर क्यों होते हैं? मैंने अभी लिखा था कि आउट ऑफ बॉडी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शुक्राणु का जो जीवित रहने का टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 18 से 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या रह सकते हैं? ये जिंदा रह सकते हैं। और हमारी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बेटा कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बताओ अगर इस टेम्परेचर पे शुक्राणु को रखेंगे तो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो जनन तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा ठंडे स्थान पे भी क्या नहीं हो सकते? ये रुक नहीं सकते। ज़्यादा गर्म स्थान पे भी क्या नहीं हो सकते? ये रुक नहीं सकते। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, हमारे यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आते हैं, है ना। अरे साइबेरियन पक्षी होते हैं जो बगुले बोलते हैं जिनको, और यहाँ पे आके सारस वगैरह जो यहाँ पे आके क्या देते हैं? वो अंडे देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा लो है या फिर बहुत ज़्यादा हाई है। यही होगा ना। तो दोनों रीजन के अंदर क्या होता है? इसमें आइडियल इसको टेम्परेचर चाहिए कितना? अरे आइडियल टेम्परेचर कितना चाहिए? 18 से 20 डिग्री सेल्सियस पे ये जिंदा रह सकते हैं। अब देखो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री, मतलब यहाँ पे जिंदा नहीं रह सकते। और हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 24 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये तो आइडियल होता है, कभी कभी 22, और एवरेज होता है आपका 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब रूम टेम्परेचर पे ये क्या रह सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं। इसलिए पता नहीं भगवान कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट था, उसने क्या बनाया? एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे क्या हो सके? ये
रूम टेम्परेचर पे तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर इसको डाल दिया तो 37 डिग्री सेल्सियस पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए जो मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो आउट ऑफ बॉडी होता है, शरीर से बाहर होता है। रीजन आप समझा देंगे वहाँ पे, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस पे शुक्राणु जिंदा नहीं रह सकते। तो किसके द्वारा फॉर्मेट होते हैं, किसके द्वारा बनते हैं, आपके वर्षण ग्रंथि द्वारा बनते हैं। समझ गए? अब देखो भाई शुक्राणु बन गए, दोनों वर्षण एक साथ काम करते हैं, दोनों के अंदर शुक्राणु बन गया। अब ये जनन तभी तो कर पाएंगे जब ये बाहर निकलेंगे। अरे अंडाणु शुक्राणु के वर्षण के अंदर थोड़ी ना रिप्रोडक्शन हो जाएगा, आगे निकलेंगे तो उसको आगे ले जाने का जो काम करती है वो कौन करती है, आगे ले जाने का काम कौन करेगी, आपकी शुक्र वाहिनी। देखो शुक्र वाहिनी, जैसे आपने पढ़ा होगा छोटे बच्चों को ले जाने वाली बस को क्या बोलते हैं, बाल वाहिनी, वैसे ये क्या है, शुक्र वाहिनी है। अब देखो ये क्या करेगी, ये शुक्राणु को बाहर लेके जाएगी। भाई कहाँ पे लेके जाएगी, सीसन मार्ग तक लेके जाएगी। तो कैसे आगे हम पढ़ेंगे, देखो दूसरा अपना क्या हो गया, शुक्र वाहिनी। और शुक्र वाहिनी दो होती हैं, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे। वर्षण ने निर्माण कर दिया शुक्राणुओं का, और शुक्राणु का निर्माण करते ही देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इसलिए मैं बता देता हूँ। देखो शुक्राणु होता है वो टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही क्या होता है, अरे जनरेट होता है भाई। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो शुक्राणु क्या नहीं रह सकते, प्रोटेक्ट नहीं रह सकते, सिंपल सी बात है। तो टेस्टोस्टेरोन का पहला काम तो क्या हो गया, शुक्राणु निर्माण। दूसरा क्या काम हो गया, प्रोटेक्ट करता है शुक्राणु को, सुरक्षा देता है, प्रोटेक्ट करता है। तीसरा काम क्या होगा इसका, तीसरा काम होता है इस जो अपने शरीर पे जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल जो आपके क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, सेकेंडरी जो आपके क्या होता है, करेक्टर होते हैं, जेनेटिक करेक्टर होते हैं, उनमें भी क्या करता है, ये बदलाव करता है। तो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। लक्षणों के लिए भी क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे लड़कों के अंदर दाढ़ी मूछ का आना, आवाज़ का मोटी होना, ठीक है, हाँ। और ये क्या होते हैं, सारे द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका विकास होना, ये सारी चीज़ें कौन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही करवाता है। अब देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अंदर क्या आती है, आपकी गंध आती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अंदर क्या आती है, स्मेल आती है। तो आप याद रख लेंगे हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके अंदर गंध आती है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। जो किसके द्वारा सिक्रेट होता है भाई, अरे वर्षण ग्रंथि द्वारा सिक्रेट होता है, जिसको हम जनन हार्मोन भी बोलते हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी बोलते हैं। अब देखो इसका मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको, है ना। कई बार क्या होता है, हमारी गाड़ी, हम बाइक लेके जाते हैं किसी दूसरी गली के अंदर और हमारे पीछे कुत्ते क्या हो जाने लग जाए, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, है ना। कुत्ते गुस्सा करते हैं हमारे पीछे, क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है, हमारी गली का कुत्ता हमारी बाइक के ऊपर क्या कर दिया, अगर उसने पेशाब कर दिया तो उसके साथ क्या है, उसका टेस्टोस्टेरोन आया और उसके अंदर क्या होगी, स्मेल होगी, ठीक है। अब अगर उस बाइक को हम किसी दूसरी गली के अंदर लेके जाएंगे और वहां का कुत्ता अगर उसको क्या करेगा, सूंघेगा, तो उसको यही लगेगा ना भाई कोई दूसरा कुत्ता आ गया। उसको थोड़ी ना पता आपकी बाइक आई है, उसको तो ऐसा फील होगा किसी दूसरी गली का कुत्ता हमारे पास आया, तो उसको क्या लगेगा, ये हमारा क्या है, दुश्मन है। और दुश्मन पे हमें क्या करना चाहिए, अटैक करना चाहिए। तो हर कोई कुत्ता क्या नहीं होता, बाइक के पीछे नहीं पड़ता, हाँ, हर किसी बाइक के पीछे नहीं पड़ता। तो इसीलिए क्या होता है, उसके अंदर स्मेल आती है और कुत्ते के अंदर सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। माइनर स्मेल आती है ना। अरे गांव गली के अंदर क्या नहीं होते, जैसे कोई बकरे होते हैं ना, बकरे को छोड़ देते हैं लंबे टाइम तक, तो उसके अंदर भी स्मेल आती है। किसकी आती है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ही आती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो इसके अंदर क्या आती है, स्मेल आती है। तो आप याद रख लेंगे हमारी ह्यूमन बॉडी का ऐसा हार्मोन जिसके अंदर स्मेल आती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। किसके द्वारा सिक्रेट होता है, वर्षण ग्रंथि द्वारा सिक्रेट होता है। अब देखो वर्षण ने बना दिया अपना शुक्राणु, शुक्राणु बोल दो या फिर क्या बोल दो, वीर्य बोल दो। सीमेन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। आगे हम देखते हैं इसको बाहर निकालने के बाद में तो क्या होगा भी, इसको बाहर निकालेंगे तभी तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। अब देखो इसको बाहर निकालने का काम करती है आपकी कौन, दो शुक्राणुओं के दो वर्षणों के लिए क्या होती है, दो शुक्र वाहिनी होती है। जैसे बाल वाहिनी होती है वैसे ही शुक्र वाहिनी होती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेस डिफरेंस, ठीक है। अब ये शुक्र वाहिनी का बस इतना ही काम होता है। ये क्या करती है, यहाँ से शुक्राणु जैसे बाहर आते हैं तो उसको मार्ग प्रदान करती है और कहाँ तक लेके जाती है, आपका क्या होता है, पेनिस होता है, यहाँ तक लेके जाती है। और यहाँ पे बस सीसन का यही काम होता है। ये क्या करता है, सेक्स प्रोसेस के अंदर हेल्प करवाता है। साथ में क्या करता है, ये शुक्राणुओं के लिए क्या करता है, मार्ग प्रदान
करता है। तो शुक्रवाहिनी और जौ का सीसन, इसका दोनों का काम समझ में आ गया होगा। सेक्स प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है, ठीक है, और मारक प्रदान करता है शुक्राणु और आपकी यूरिन को, दोनों को क्या करता है, ये मारक प्रदान करता है। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो होता क्या है, जैसे यहाँ से सपोज करो यहाँ से क्या आ रही है, मूत्र वाहिनी यूरिन को लेके आ रही है, और इधर से साथ में क्या चल रही है, सेक्स प्रोसेस चल रही है, और इधर से क्या निकल रहे हैं, वीर्य निकल रहे हैं। तो दोनों साथ में अगर एक साथ अगर दोनों निकल गए तो क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए भगवान ने एक सिस्टम और बना दिया जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। अब बेटा ये प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है ना, एक क्षारीय पदार्थ का निर्माण करती है। क्षारीय पदार्थ का क्या करती है, सिक्रेशन करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और ये म्यूकस क्या करती है, क्षार को क्या कर देती है, फोरहिबन कर देती है। अब बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मूत्र का जो यूरिन होता है उसका पीएच कितना होता है, तो आप बता देंगे सर 7 से ऊपर होता है। बिल्कुल होता है सर। तो मतलब क्या होगा, वो क्षारीय होगा। क्षार को रोकने वाली ये रही, ठीक है, क्षार को रोकने वाली है ना। अब तो यहाँ से यूरिन पास आउट होगा कि आगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड ने म्यूकस का सिक्रेशन करके यूरिन को ब्लॉक कर दिया है। जब तक सेक्स प्रोसेस चलेगी तब तक यूरिन पास आउट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बिफोर सेक्स प्रोसेस, बिफोर आपके जो सीमेन है, जो वीर्य के सिक्रेशन जी जस्ट पहले एक लिक्विड का सिक्रेशन होता है, आपने अगर देखा होगा तो वो क्या होता है, आपका म्यूकस होता है, जो किसको ब्लॉक करता है, आपका यूरिन को ब्लॉक कर देता है। क्योंकि दोनों का मार्ग एक ही है। अरे यूरिन का मार्ग भी सीसन मार्ग ही है और शुक्राणु का मार्ग भी एक है, तो इसलिए एक को तो हमें ब्लॉक करना ही होगा। तो इसको ब्लॉक करेगा किसको, क्षार वाले को। तो क्षार क्या है, आपकी यूरिन है, और इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जब तक से इस प्रोसेस चलेगी, आपकी मैथुन क्रिया जब तक चलेगी तब तक क्या नहीं होगा, आपका यूरिन पास आउट नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि द्वारा, प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा। समझ गए। अरे हम बोल सकते हैं ना कि ये प्रोटेक्ट कर रही है किसको, शुक्राणु को। बेटा जब भी शुक्राणु यूरिन के अंदर मिलेंगे ना, तब क्या हो जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे। वैसे भी 5 से 7 मिनट का टाइम होता है किसी भी आपके शुक्राणु का। 5 से 7 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है शुक्राणु, ठीक है, मैक्सिमम 10 मिनट, है ना। इन आइडियल कंडीशन मैक्सिमम 10 मिनट, अदरवाइज एवरेज टाइम कितना होता है, 5 से 7 मिनट का होता है। तो शुक्रवाहिनी का काम ये हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि का ये काम हो गया, सीसन मार्ग का काम ये हो गया। समझ में आ गई बात। चलो अब थोड़ा सा क्या होता है, देखो एक चीज़ और देखते हैं। अगर मैं इस नस को बांध दूं, अगर आप अनवांटेड बेबी चाहते हैं, अगर आप अनवांटेड बेबी से बचना चाहते हैं, अब अगर आपकी इच्छा नहीं है रिप्रोडक्शन करने की, अगर आपको बेबी पैदा करने की इच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे इन फ्यूचर, अगर आपको बेबी चाहिए नहीं तो आप क्या कर देंगे, इस नस को बंधा लेंगे। डॉक्टर या तो इस नस, दोनों नसों को बांध देगा या फिर ये काट देगा। तो इसको बोलते हैं वेस्कोटोमी। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पुरुष नसबंदी, ठीक है। पुरुष नसबंदी को बेटा बोलते हैं वेस्कोटोमी, ठीक है। नसबंदी होती है, याद रखेंगे, नसबंदी होती है वेस्कोटोमी। वेस यहाँ से लिया गया है और टोमी का मतलब होता है काटना। मेडिकल के अंदर या बायोलॉजी के अंदर टोमी का मतलब होता है काटना। समझ गए। तो पुरुष नसबंदी को क्या बोलेंगे, वेस्कोटोमी, है ना। क्या होती है, शुक्रवाहिनियों को बांधना या फिर काटना, ताकि अब देखो अगर यहाँ से काट देंगे शुक्राणु ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अरे जनन रुक जाएगा ना भाई। अगर शुक्राणु बाहर नहीं निकलेगा तो जनन कैसे होगा, ठीक है। हाँ तो ये हो गया। अब देखो एक चीज़ और, सर आप ये बोल रहे हो अगर हमें ये ही बांधने की जरूरत पड़े, इनको ही काट दो। अरे भाई इनको डिस्ट्रॉय करो, नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि वाइटल ऑर्गन होता है। क्या होता है, वाइटल ऑर्गन होता है, इसके बिना ह्यूमन बॉडी जिंदा नहीं रह सकती। वाइटल ऑर्गन जैविक अंग होता है आपका एक, इसलिए इसको हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे अपना हार्ट है, वाइटल ऑर्गन है, नहीं निकाल सकते। किडनी है, वो एक निकाल सकते हैं, एक नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो कुछ वाइटल ऑर्गन होते हैं जिसको एक को निकाल सकते हैं, लेकिन इनको नहीं निकाल सकते। एक को भी निकाल दोगे तो दोनों, एक के बिना दूसरा जिंदा नहीं रह पाएगा ये, ठीक है। यही होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर वेस्कोटोमी करते हैं, शुक्रवाहिनियों को बांध देते हैं या फिर उनको काट देते हैं। समझ गए इतनी बात को। चलो ये हमारा क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है,
देखो महिला या फिर मादा जनन, देखो इसकी स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ इधर। ठीक है, देखो ये आपका होता है, थोड़ा रफली बनाया है, समझ लेंगे आप। क्या होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब देखो जैसे आपके नर जनन के अंदर हमने पढ़ा था वर्ष जो शुक्राणु का निर्माण कर रहा था, वैसे ही इसके अंदर होती है आपकी ओवेरी अंडाशय। ये आपकी अंडाशय नंबर 1 2 होते हैं, एक अंडाशय ये रहा और एक अंडाशय ये रहा। इंग्लिश में इसको बेटा बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं? ओवेरी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपका क्या हो गया, अंडाशय कितनी होती? 2 होती है। बस एक बात तो यह कर लेंगे। अब देखो अंडाशय का काम होता है अंडाणु निर्माण। क्या होता है? अंडाणु निर्माण। अंडाणु को इंग्लिश में बोलते हैं ओवम या एग फॉर्मेशन या ओवम फॉर्मेशन का काम करती है ओवेरी। लेकिन इसमें मजे की बात यह है, एक मंथ एक ओवेरी काम करेगी, एक मंथ एक ओवेरी काम करेगी। वहां पे 1 से लेकर 10 लाख तक आपके शुक्राणु बन रहे थे, यहाँ पे एक ही अंडाणु बनता है। कितना बनता है? एक ही अंडाणु बनता है। थोड़ा सोना नहीं है बेटा इस क्लास के अंदर, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, है ना। हाँ, सोते नहीं है अच्छे बच्चे। चलो आगे देखते हैं कि अंडाशय कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं, जिनको इंग्लिश में ओवेरी बोलते हैं। ठीक है, हाँ ऑनलाइन वालों को नहीं बोल रहा, ऑफलाइन बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पे, उनको बोल रहा हूँ, उनको नींद आने लग जाती है कभी कभी, है ना। गर्मियों का टाइम है, मास्टर को कैसे पसीना आ रहा है, इन बच्चों को नहीं दिख रहा है ये सच। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ उतनी मेहनत आपको भी करनी चाहिए ना, है ना। हाँ रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा। ये देखो समंदर तो आ रहा है वैसे भी। हाँ आगे देखते हैं कि अंडाणु निर्माण का क्या कर रही है, ये काम कर रही है कौन? ओवेरी अंडाशय। ठीक है, आगे देखो एक क्या करती है, अंडाशय ग्रंथि भी है बेटा, ओवेरी ग्रंथि भी है। और कौन सी ग्रंथि? एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब हार्मोन निकालेगी, सिंपल सी बात है। तो हार्मोन निकालती है बेटा 3। सबसे पहले आपका एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा रिलैक्सिन। मोस्टली आप 3 ही याद रख लेंगे, एस्ट्रोजन इंग्लिश में भी यही होता है, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। 3 हार्मोन का निर्माण करती है। एस्ट्रोजन सेम काम करता है जो आपका वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन करता है। अब ये नहीं सेम काम करता है यहाँ पे शुक्राणु बना दोगे, ऐसा नहीं, नालायक को थोड़ा सा ध्यान भी देना है। एस्ट्रोजन अंडाणु निर्माण में सहायक होता है बेटा। किसमें होता है? अंडाणु निर्माण में सहायक होता है। एस्ट्रोजन द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों में सहायक होता है, जैसे लड़कियों की आवाज़ का पतला होना, वक्ष भागों का उभरना। ये सारी चीज़ें क्या करती है आपकी? एस्ट्रोजन हैंडल करता है। द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण, सेकंड जेनेटिक आपकी क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, उनको कंट्रोल करती है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। इज दैट क्लियर? अब देखो अंडाणु निर्माण में हेल्प कर दी, उसको प्रोटेक्ट कर दिया। अब देखो थोड़ा सी आगे देखते हैं। जब बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की, प्रोजेस्टेरोन के अंदर वर्ड आता है प्रोटेक्शन। तो महिलाओं की जितने भी प्रोटेक्शन है, चाहे वो डिलीवरी टाइम में प्रोटेक्शन है, चाहे वो आपकी प्रेगनेंसी के टाइम जो प्रोटेक्शन है, चाहे आपकी जो मंथली जो साइकिल होता है उसमें जो प्रोटेक्शन है, वो सारी प्रोटेक्शन कौन करता है? आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्शन रट लो, समझ लो, ट्रिक बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन माथे के अंदर बैठ जाना चाहिए कि प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन में वर्ड आ रहा है रिलैक्स, तो ये रिलैक्स देगा। डिलीवरी टाइम में आपने सुना होगा कि पेन नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहे, दर्द होना जरूरी है बेटा। तो वो दर्द कौन देता है? ये रिलैक्सिन ही देता है। जब तक रिलेशन सीक्रेट नहीं होगा तब तक नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। तो रिलैक्सिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं फिर, है ना। अरे आम भाषा में बोलते हैं ना, देहात की भाषा में, दर्द नहीं चल रहे
रिलैक्सिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा। रिलैक्सिन दर्ददायक होता है, पेल्विकल बोन को फैलाता है, यहाँ पे पेल्विकल बोन होती है, इस बोन को फैलाता है, तभी तो वेजाइना का पार्ट खुलता है, और वेजाइना क्या होती है फिर बेबी बोन में हेल्प करती है। इसलिए रिलैक्सिन क्या करेगा, रिलैक्स क्या करेगा, आपको फील करवाएगा, है ना। पीरियड्स के टाइम जो पेन होता है रिलैक्सिन के कारण ही होता है। अगर ये रिलैक्सिन उस टाइम सिक्रेट नहीं हो तो आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा। समझ गए? चलो, तीनों हार्मोन का काम समझ गए। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, अंडाणु निर्माण में हेल्प करना, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों में हेल्प करना। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन का काम होता है प्रोटेक्शन करना, रिलैक्सिन का काम होता है रिलैक्स करना, रिलैक्स दिलाना, ठीक है। हाँ, आगे हम देखते हैं, अंडाणु जब बनती हैं तो 1 महीने ये अंडाणु बनेगी, 1 महीने वो अंडाणु बनेगी। सपोज दैट अंडाणु इसने बना दिए, ये आपका अंडाणु बन गया। एस्ट्रोजन हार्मोन की हेल्प से जब ये परिपक्व हो जाएगा, है ना, तो ये कहाँ आ जाता है आपका, इस ट्यूब के अंदर आ जाता है, और इस ट्यूब को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी, दूसरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, अंडवाहिनी। कितनी होती है बेटा, 2 होती हैं, एक एफटी ये रही, एक एफटी ये रही। समझ गए? अब ये परिपक्व जब हो जाता है ना बेटा, जब रिसेशन के लायक हो जाता है, तब ये अंडाणु को एस्ट्रोजन धकेल के कहाँ ले आता है, फेलोपियन ट्यूब में ले आता है। खुद गति नहीं करता है अंडाणु, याद रख लेंगे। अंडाणु एक स्थिर कोशिका होती है, एक रेस्ट कोशिका होती है, रेस्ट सेल होती है, जो खुद से गति नहीं करती। किसके द्वारा गति होगी, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा गति होगी। कहाँ तक आएगा, फेलोपियन ट्यूब तक आएगा। समझ गए? हाँ, अब देखो, फेलोपियन ट्यूब तक क्या आ गया आपका, अंडाणु आ गया। यहां से क्या हो गई, शुक्राणु इंजेक्ट हो गए। कौन इंजेक्ट हो गए, शुक्राणु इंजेक्ट हो गए। मैं 3 ही बना रहा हूं एक बार के लिए। अब ये शुक्राणु जब ऊपर आएंगे तो एक तो इधर चला जाएगा मान लो, 2 इधर चले गए मान लो, और एक इधर चला गया, ठीक है। अब तो इधर कोई अंडाणु है नहीं है, मतलब इधर वाले डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, निषेचन नहीं हो पाएगा। इधर वाले जाएंगे तो ये अंडाणु इसको तैयार मिलेगा, इसके साथ क्या कर लेगा, ये फर्टिलाइजेशन कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा, ये निषेचन की क्रिया कर लेगा। तो अंडवाहिनी के अंदर ही क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब इस निषेचन को थोड़ा सा हम समझेंगे, आगे समझेंगे, एक बार के लिए इतना समझ लेंगे कि निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है, अंडवाहिनी के अंदर होती है। समझ गए? चलो, अब जैसे ही निषेचन की क्रिया होगी तो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप, थोड़ा सा मैं समझा ही देता हूँ, आगे क्या समझोगे यही समझ लो। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो, शुक्राणु आया, ये अंडाणु बैठा हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर केंद्रक होगा, कोशिका तो केंद्रक तो होगा ही। यहाँ पे शुक्राणु है, ठीक है, इसके अंदर भी केंद्रक है। अब ये जब दोनों मिलेंगे, इन दोनों के केंद्रक मिलेंगे, और केंद्रक मिलके क्या बना लेंगे, एक जाइगोट का निर्माण कर लेंगे। क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। दोनों केंद्रक जब मिल जाते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं जाइगोट युग्मक, सॉरी युग्मनज, और ये होते हैं आपके दोनों युग्मक, जीमेट। ये आपके जीमेट होते हैं। शुक्राणु एक नरजीमेट होता है, नरयुग्मक होता है, और एक मादा युग्मक होता है। शुक्राणु नरयुग्मक होता है और अंडाणु मादा युग्मक होता है। समझ गए? चलो, जैसे ही दोनों के अंडाणु मिलते हैं, सॉरी केंद्रक मिलते हैं, युग्मनज बन जाता है। युग्मनज आगे जाके किसका निर्माण कर देता है, एक बच्चे का निर्माण कर देता है। तो ये जो जीमेट से जाइगोट बनने की जो प्रोसेस होती है ना, दोनों अंडाणु के आपस में मिलने की जो प्रोसेस होती है, उसको ही बेटा फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। समझ गए? तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, देखो अंडाणु यहाँ पे आ गया, शुक्राणु यहाँ पे आ गया, दोनों का केंद्रक मिला तो निषेचन हो गया ना। अब अगर बेटा ये दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो ठीक बात है, अगर नहीं होता तो आगे की बात है, वो बाद में पढ़ेंगे। अगर हो गया, अब बेबी का फॉर्मेशन होगा। तो ये जाइगोट जो होता है ना बेटा, जाइगोट ये आगे आ जाता है और आगे आके यहाँ पे चिपक जाता है, इस अंग की दीवार पे चिपक जाता है, और इस अंग को बोलते हैं आपका गर्भाशय, यूट्रस। आम भाषा में इसको बोलते हैं बच्चेदानी। तो यूट्रस के अंदर आकर क्या हो जाता है, ये
चिपक जाता है और यहाँ पे पूरी बेबी का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। कितने महीने, 9 महीने। अगर आपको दिन पूछे 270 दिन। तो एक लेडी प्रेगनेंसी को बेबी प्रिपेयर करने के लिए कितने दिन चाहिए, 270 दिन चाहिए। 270 दिन के बाद में जब ये बेबी पूर्णतः क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, बेबी पूरी तरह डेवलप्ड हो जाता है, तब ये इस यूट्रस की इस द्वार द्वारा क्या आ जाता है, ये बाहर आ जाता है। और यहाँ पे पेल्विकल बोन होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, रिलैक्सिन हार्मोन के द्वारा फैल जाती है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अगर रिलैक्सिन हार्मोन की सिक्रेशन की मात्रा कम है, तब हमें ओटी के द्वारा, ऑपरेशन थिएटर के द्वारा बेबी को क्या करवाना पड़ता है, बेबी को क्या करवाना पड़ता है, बोन करवाना पड़ता है। और इस ओटी थिएटर को बोलते हैं गायनोलॉजिकल थिएटर, है ना, गायनो थिएटर बोलते हैं। जहाँ पे प्रेगनेंसी संबंधित कोई जांच होती है उसको बोलते हैं गायनोकोलॉजी। जिसमें क्या होती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी स्टडी होती है उसको बोलते हैं गायनोकोलॉजी। और उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उसको बोलते हैं गायनोलॉजिस्ट। ठीक है, गायनोलॉजिस्ट। ये सारी चीज़ें होगी। अब देखो, बच्चे मेच्योर कहाँ होगा, यूट्रस के अंदर। बाहर कहाँ से निकलेगा, योनि द्वार द्वारा, वेजाइना द्वारा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो, ये तो कंडीशन तब की है ना जब फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे, तब ये बेचारा यहाँ पे वेट करेगा किसका, शुक्राणु का। शुक्राणु नहीं आएगा, इसकी याद में रोएगा, है ना, सैड स्टेटस लगाएगा व्हाट्सएप पे, है ना, हम तुम मिले तो ऐसा हो जाता, अगर हम तुम मिलते तो ऐसा हो जाता, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब देखो, जब इसको याद आएगी तो खून के आंसू रोएगा, किसके, खून के आंसू। ये खून के आंसू जब रोएगा ना, दिल प्यार में टूट टूट के खून के आंसू जब रोएगा, तो ये बाहर निकलता है एज ए ब्लड फॉर्म, जिसको आप बोलते हैं क्या, पीरियड्स, मासिक धर्म, ऋजु स्राव। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आगे हम देखते हैं उसी की प्रोसेस को पढ़ते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मासिक चक्र क्या होता है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। यूट्रस का क्या काम होता है, यूट्रस का बेटा शेप होता है यू शेप, है ना, यू शेप का होता है आपका यूट्रस, थोड़ा सा याद रख लेंगे। आगे हम देखते हैं, तो देखो पॉइंट देख रहे हैं, अंडाशय का निर्माण, अंडाशय के द्वारा अंडाणु का निर्माण हो, तभी तो निषेचन हुआ, अरे तभी तो जनन हो रहा है। तो अंडाशय मुख्य मादा जननांग होता है, क्या होता है, मुख्य मादा जननांग होता है। मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका ओवेरी। इज दैट क्लियर। आगे हम देखते हैं मासिक धर्म क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। ठीक है, देखो अगर निषेचन हो जाता है तो कोई बात नहीं है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो मैं थोड़ा सा पूरी आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे क्या होता है। फटाफट इस चैप्टर को इस टॉपिक के साथ एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसी को। ठीक है, आगे देखो, मासिक धर्म। देखो मासिक का मतलब हो क्या, एक मंथ। एक मंथ में एक ओवेरी क्या बनाएगी, एक अंडाणु का निर्माण करेगी। एक महीने में दिन होते हैं 30, लेकिन बायोलॉजिकल मेडिकल की भाषा में कितने होते हैं, 28। कितने होते हैं, 28 होते हैं। देखो 28 दिन होते हैं, मतलब 1 से 7 दिन पहला सप्ताह, 7 से 14 दिन दूसरा सप्ताह, 14 से 21 तीसरा सप्ताह, और 21 से 28 चौथा सप्ताह, है ना। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक, 4 वीक हो गए। अब देखो, जब एक ओवेरी अंडाणु का निर्माण करती है तो पहले एक सप्ताह के अंदर अंडाणु क्या होता है, परिपक्व होता है, अंडाणु निर्माण होता है। 1 से 7 दिन तक अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरे सप्ताह में वो क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, अंडाणु क्या हो जाता है बेटा, परिपक्व हो जाता है। और तीसरे सप्ताह में देखो, पहले सप्ताह में बनना स्टार्ट किया, दूसरे सप्ताह में एकदम क्या हो गया, वो जवान हो गया, उसको प्यार करना है किससे, शुक्राणु से। शुक्राणु का वेट करेगा, क्या करेगा, 2 सप्ताह शुक्राणु का अच्छे खासे वेट करेगा। और जब तीसरा सप्ताह होते होते, है ना, तीसरा सप्ताह की लास्ट रात ढलते ढलते जब उसको पता चलता है कि मेरा महबूब तो नहीं आने वाला, तब वो क्या होने लगता है बेटा, अंडाणु परिपक्व तो था ही, और क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे प्यार में टूटने लग जाता है, खून के आंसू बहने लग जाते हैं उसके। और खून के धीरे धीरे टूटता है किसकी फॉर्म में,
ब्लड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में टूटता है बेटा? ब्लड की फॉर्म में टूटता है। और चौथे सप्ताह के अंदर उसको फिक्स पक्का हो जाता है कि अब तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो पूरी तरह टूट जाता है, पूरी तरह विखंडन हो जाता है किसका? अंडाणु का। और ये अंडाणु पूरी तरह विखंडित होकर किसकी फॉर्म में बाहर निकलता है? योनि द्वार के द्वारा आपका ब्लड की फॉर्म में बाहर निकलता है, जिसको आप क्या बोलते हो? पीरियड्स बोलते हैं। क्लियर? अब देखो, अंडाणु निर्माण हो रहा है, मतलब मैच्योर नहीं हुआ अंडाणु। कहाँ पे नहीं आया? फैलोपियन ट्यूब में नहीं आया, अभी तक नहीं आया। दूसरे में परिपक्व हो गया, मतलब कहाँ पे आ गया? फैलोपियन ट्यूब में आ गया। तीसरे में परिपक्व है, मतलब थोड़ा बहुत फैलोपियन ट्यूब में है। चौथे के अंदर तो क्या हो गया? बिल्कुल डिस्ट्रॉय होके बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट प्रेगनेंसी टाइम कौन सा है? बेस्ट प्रेगनेंसी टाइम कौन सा? आपको पता है निषेचन कहाँ पे होगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह, पीरियड्स आने के 2 सप्ताह या तीसरे सप्ताह के अंदर जो प्रेगनेंसी टाइम होता है ना, वो बेस्ट प्रेगनेंसी टाइम होता है, दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह। ठीक है, पहले सप्ताह में होता है तो क्या होता है? कम, बहुत ही कम, यानी 20% क्या होते हैं? चांसेस होते हैं। यहाँ पे 100% चांसेस होते हैं, यहाँ पे 90% चांसेस होते हैं, और यहाँ पे 20% चांसेस होते हैं। ऐसा कुछ होता है। तो बेस्ट प्रेगनेंसी टाइम कौन सा होता है आपका? दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह। ठीक है, तो ऐसा था हमारा क्या? रिप्रोडक्शन। अगर आपको समझ में आया है वो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में, ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक के अंदर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा इसको थोड़ा सा, तो वहाँ पे और समझ में आ जाएगा थोड़ा सा आपको। तो अगर ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपना ही चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो। और आप समझ रहे हो, नेक्स्ट क्लास आ रही है, तब तक के लिए थैंक यू। बाकी क्लास भी अगर समझ में आ रही है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हैंड टू हैंड आपको जवाब मिल जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास आने से पहले आपको उसका क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, कहीं पर भी आपको डाउट लग रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।